संक्रमण काल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, इसमें सुधार आएगा। दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीति असली मुद्दे से भटक गई है। शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर यह देश में आंदोलन नहीं हो रहा है। आंदोलन हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं व्यक्ति की, उससे हट के हो रहा है, ताकि अगर हमारी भी सरकार आ जाए तो हमें कुछ करना न पड़े। और लोहिया ने एक बार कहा था, संतति और संपत्ति समाजवाद की शत्रु है। हम लोग लोहिया का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम लोग कितने लोहियावादी हैं, अगर लोहिया जी होते तो वही बताते। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा को कहते हैं, उन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ के ये कहा कि ये जो जाति के आधार पर जिन लोगों ने राजनीति की और जैसा जन समर्थन उनको मिला, खास करके उत्तर भारत में, अगर इन लोगों ने अपने परिवार और पैसे का लोभ न किया होता, ये सारे लोग पैसा बनाने और परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए, नहीं तो इन लोगों के पास लोकतांत्रिक क्रांति करने की क्षमता विकसित होती। आप भी मानते? जिस तरह से जातिवादी दल इमर्ज किए उत्तर भारत में या खास करके पूरे देश में, तो जो सेंटर में पार्टियां रहती थी, कांग्रेस शुरू से चली आ रही है, उसके बाद बीजेपी आई। मोदी के पहले बीजेपी का आभा मंडल कांग्रेस के आभा मंडल जैसा नहीं था। तो जो प्राइम मिनिस्टर था, जो मिलीजुली सरकार का दौर आया, तो उसकी पहली रणनीति हुई कि क्षेत्रीय नेताओं को भ्रष्ट करो। अगर ये भ्रष्ट नहीं हुए तो हमें सरकार नहीं चलाने देंगे, हमको धक्का मार के हटा देंगे, खुद ही देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। और सरकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, विदेश नीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने के लिए सरकार का अस्तित्व खतरे में रहेगा, स्थायित्व नहीं रहेगा। अगर इनको हम भ्रष्ट किए रहेंगे तो फाइल दिखा के सरकार का स्थायित्व बनाए रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसके साथ, नरसिंह राव के साथ, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कथन है। स्वर्गीय देवेंद्र द्विवेदी नहीं है, उनके बूजम फ्रेंड हुआ करते थे, उनसे उन्होंने इस बात को कहा था कि अब क्षेत्रीय दलों का दौर है, जातिवादी दौर है, इसमें क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भ्रष्ट करना ही दिल्ली में सरकार चलाने की कुंजी है। कोई 500,000 करोड़ खा जाता है, देश पर क्या फर्क पड़ता है? सरकार का स्थायित्व तो बना रहेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय निर्णय तो ले सकेंगे। ये संकट है, ऐसी बात को क्षेत्रीय दल के नेता समझ नहीं पाए। अगर आज लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता तो लालू किसी के मान के थे? जो लालू का तेवर था, छात्र संघ के अध्यक्ष थे, जब तक जेल नहीं गए थे, लालू के तेवर में अब के तेवर में अंतर आ गया। उनको चाहिए सहारा। अच्छा, अभी आजकल आप किस विचारधारा या पार्टी? विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी में। साइकिल 100% साइकिल। और अजय राय के लिए हम लोग काम करते थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आज आया बिहार से इसलिए कि अजय राय ने ही कह दिया कि ये जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी का है वो उनका इशारा बनारस की तरफ है। मैंने कहा बनारस लोकसभा में वैसे तो एक बात कही जाती है ना, 80 से लेके BHU के बीच में अगर आप बैठ जाएं तो कुछ माहौल अलग है और पूरे बनारस में अलग है। आप इससे सहमत? देखिए, जितने बुद्धिजीवी हैं वो बीजेपी से सहमत नहीं है, खास करके प्रगतिशील। मतलब जो बीजेपी से सहमत है वो बुद्धिजीवी नहीं? बुद्धिजीवी बीजेपी में भी हैं, लेकिन एकांगी बुद्धिजीवी है। उनके सोच का तरीका, वो डिस्कशन में यकीन नहीं करते। उनकी इस प्रारंभ से ही ट्रेनिंग है कि जहां बात विवाद वहां से हट जाओ। उनकी शुरू से ट्रेनिंग है, उनको सिखाया जाता है। ऐसी आप बात कर रहे हैं, वाद विवाद में किससे पीछे रहते हैं बीजेपी वाले? टीवी चैनल की बात अलग है, सामान्यतया उनको बताया जाता है जहां पर एक तरह की बात ना वहां से हट जाओ।
और हिंदू मुसलमान को छोड़कर किसी मुद्दे को एक्सपर्ट नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, राहुल गांधी ने उनको आरक्षण के नाम पर मोदी जी को दौड़ाया 24 के चुनाव में। एक मोदी को छोड़कर एक भाजपा के नेता के पास उसका काट नहीं था। अगर वो किसी समाजवादी को दौड़ा लिए होते तो उनको मुद्दा छोड़ के भागना पड़ गया होता। अगर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन न रहता, हमारे ऊपर हमला हो गया होता, तो मुद्दा छोड़ के लाल किताब छोड़ के भाग गए होते। संविधान रख देते टेबल पर रख देते। हम कह देते कि शुरू से तो आरक्षण विरोधी आप हो। कहीं बीजेपी ने भी कहा, बीजेपी के एक मोदी, बाकी किसी नेता का मैं पूरा इंटरव्यू पढ़ता था। उसी दिन मैंने इसी 80 कहा कि भारतीय जनता पार्टी गैर राजनीतिक लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, संगठन भी नहीं है। अरे पूरे देश पर राज कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल, सारे राज्यों पर। आज मोदी को हटा दीजिए, भाजपा की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। मोदी के चलते वोट मिल रहा है ना। वहां एक जो सच्चाई उसको कबूल करना पड़ेगा। इसीलिए संपूर्ण विपक्ष मोदी के व्यक्तित्व को डैमेज करने में पूरी एनर्जी लगा दिया है। उसको भाजपा से क्या मतलब है? सब जानते हैं कि भाजपा में कुछ नहीं है। अच्छा सूबेदार जी, आप मुझे ये बताइए, आपसे कुछ एक साल पहले ही मनोज सिन्हा जी थे। जो लोग बीएचयू में बीजेपी की राजनीति किए वो तो बहुत आगे गए, और बाकी जो लोग कीजिए, मैं बहुत सारे अध्यक्षों को जानता हूँ, महामंत्री छात्र नेताओं को जानता हूँ। भरत सिंह थे, एक चुनाव जीते और विधायक भी रहे, लेकिन अब वो पटल पे नहीं है। बीजेपी में ही बीएचयू के छात्र नेता आगे गए, बाकी पार्टियों में तो रह ही गए। देखिए होता क्या है, बाकी दलों में जो एक वैचारिक स्तर से हटकर जो जातिवादी दौर चला, तो मैक्सिमम स्टूडेंट लीडर फॉरवर्ड था, तो उसकी जगह नहीं बन पाई। बनी कुछ लोगों की, जैसे सत्यप्रकाश सोनकर थे, ओम प्रकाश सिंह थे, और बहुत सारे लोग जो बने, और जो साउथ के बहुत लड़के एमपी वहां के क्षेत्रीय दलों से बने, मिनिस्टर भी बने साउथ में जाकर। लेकिन जो हिंदी बेल्ट में बहुत लोग नहीं बन पाए। बीजेपी के अंदर एक अच्छाई यह है कि वहां करना कुछ नहीं होता है, केवल जबान पे कंट्रोल रहे, बोले न, कहीं ये न लगे कि विचारधारा के गड़बड़ गया, और चुप मार के पड़ा रहे, तो वहां सीनियरिटी काउंट होती रहती, आपको मिल जाएगा। वैसे मनोज जी अपने जमाने के क्रांतिकारी छात्र नेता थे, आंदोलनकारी थे। मैं आपसे इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक कमजोर पहलू है, मैं दर्शकों के सामने भी कह दूं, मुझे वो छात्र नेता जिन्होंने छात्र राजनीति की है, वो मुद्दों पर संघर्ष करके छात्रों में अपनी जगह बनाते थे, मैंने खुद देखा, और फिर वो आगे बढ़ते जाते थे।